रूही बानो एक तारीख का नाम। अनवर कमाल पाशा के दामाद ग्यावर हयात, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया। रूही बानो उन पायोनियर लड़कियों में थी जिन्होंने स्टार्ट में एसपीटीवी पे काम किया, कि जो प्रोड्यूसर उसको लेना चाहते थे अपने ड्रामों में, कई महीने वेट करते थे उसकी डेट को। पसंद की शादी की और बच्चा भी हो गया। 2005 की शाम थी, घर से निकला किसी काम के लिए और फिर वापस नहीं आया। किस बुनियाद पे? उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया। तूफान आया जिस तूफान में बह गई, जिसका नाम था रूही बानो। वो एक कागज पर लिख कर कतबा, खुदा के लिए मेरे बेटे के कातिल बताओ कौन है, लेकर सड़कों पर आ। अक्सर सड़कों पर सो जाती थी, लोग उसको भिखारी समझते थे। किसी शोबस के साथी ने साथ नहीं दिया। उस पर एक कातलाना हमला भी हुआ और हमला किया उसके बेटे के दोस्त ने। जब इंसान जिंदा होता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि तुम कैसे जिंदा हो। जब मर जाता है तो ये सारे ही पूछते हैं, यार मर कैसे गए। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ लॉलीवुड की एक्ट्रेस रूही बानो के उरूज से लेके जवाल तक की अफसोसनाक कहानी। रूही बानो, जिनकी एक झलक देखने के लिए लोग तरसते थे, जब उनके बेटे का कत्ल हुआ और वो नफ्सियाती तौर पर इम्बैलेंस हुई, तब उनके रिश्तेदारों और शोबिस के साथियों ने उनका साथ क्यों छोड़ दिया, ये सब कुछ हमें बताया है नासिर अदीब साहब ने। मेरा एम एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स जो कि हमारे एसेट हैं, उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है, ताकि आप कभी भी उनका काम ना भूलें और उनकी लाइफ को मैं आपके सामने रखूं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर हाजिर होती हूँ। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है, तो हमारे सुनो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम, पखैर रागले नासिर अदीब साहब, संगा चल दे। वालेकुम अस्सलाम, पखैर रागले। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मेरा आज मूड ठीक नहीं है। वो क्यों? बस इसलिए कि मैं आज जिस के बारे में कुछ कहने लगा हूँ ना, उसने मुझे परेशान कर दिया। अच्छा। लेकिन देखें, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, परेशानी हो कुछ भी हो, तो हम अपने प्रोग्राम को उसी शान के साथ, उसी आन के साथ लेकर चलेंगे। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो आपने गेटअप किया हुआ, ये किसी फिल्म की शूटिंग का है या ये कोई आप ड्रामा कर रही हैं या ये मेरे साथ ड्रामा कर रही हैं? नहीं तो मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं, आप यही इसलिए तो पूछा कि आप इतनी अच्छी लग रही कि मैं चाह रहा हूँ कि आइंदा आप इसी किस्म के ताज पहनकर मेरे सामने बैठा करें, अच्छा लगता है। तो आप बताइए, आज आप इतनी तैयारी के साथ आई हैं, किसी खास पर्सनैलिटी के बारे में मेरे से जानना चाहती हैं या कोई आम गुफ्तगू करेंगी मेरे साथ? नहीं, आम तो बिल्कुल नहीं होने वाली। अभी आपने कहा कि मैं जिन पर्सनालिटी पे बात वो करूंगा, मैंने सोचा हुआ था, मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहती हैं। जिनके बारे में आपने सोचा हुआ था, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। रूही बानो के बारे में बात करना चाहता रूही बानो, जी। लेजेंड। रूही बानो, मैं अपने सामीन से ये इल्तिजा करूंगा कि अगर वो आप देख रहे हैं और आपको नहीं पता रूही बानो कौन है, तो अपनी माँ से पूछिए, उनकी आंखें भीग जाएंगी। अपने बाप से पूछिए, वो उदास हो जाएंगे। रूही बानो एक तारीख का नाम है। मैं आज उस तारीख को पढ़ना चाहता हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। आपका इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर सकती हैं, लेकिन एक ही सवाल कीजिएगा कि उसके बाद फिर मैं आपको सवाल करने की मोहलत नहीं दूंगा। अच्छा। हाँ, इसलिए कि इस पर मैं अगर बोलना शुरू करूं तो मैं पूरा महीना बोल सकता हूँ। अच्छा। हाँ जी। ऐसा क्या हुआ था उनकी ज़िंदगी में कि हम अगर उनका जिक्र करें तो लोग अफसरदा हो जाएंगे, उनके आंखों में आंसू आ जाएंगे? बात यह है कि एक इंसान का आपने अरूज देखा हो, और अरूज भी ऐसा कि इस किस्म का अरूज किसी को ना मिला हो। 4 साल मेरे सामने है। 1951, उसके बाद 2005, उसके बाद 2015, उसके बाद 2019। ठीक है। ये इन 4 सालों के अंदर 70 साल की एक तारीख है। जबरदस्त। 1951 को आलमी शोहरत याफ्ता तबला नवाज अल्लाह रखा, जो कराची में थे उस वक्त, उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम था रूही बानो। माशाल्लाह, जबरदस्त। ये सिर्फ अल्लाह रखा की बेटी ही नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान के मशहूर मौसीकार ज़ाकिर हुसैन की सौतीली बहन भी थी। अमेजिंग।
जी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो कराची में पैदा हुई और इब्तदाई तालीम इन्होंने कराची से हासिल की और उसके बाद ये लाहौर शिफ्ट हो गए। मेरे ख्याल में अल्लाह रखा भी लाहौर ही शिफ्ट हो गए होंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने नफ्सियात में मास्टर की डिग्री हासिल की। साइकोलॉजी में? साइकोलॉजिस्ट थे वो। अमेजिंग। अब साइकोलॉजी अगर आपने नहीं ना पढ़ी तो मैं आपको बताता हूँ कि साइकोलॉजी पढ़ने वाला इंसान जो है ना, वो एकदम तेज़ हवा चले तो उसके बारे में भी सोचने लगता है कि क्यों चली। तो हर बात को बारीकी से देखने का आदी होता है और हर बात की वजह जानना चाहता होता है कि क्या है, क्या हुआ, इंसानी दिमाग ऐसा क्यों काम कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो हर बात की वजह जान के, उसकी हिस्ट्री जान के आगे चलती थी। तो यूनिवर्सिटी जब एमए कर रही थी, जब पढ़ रही थी, उन्होंने एक क्विज शो में जैसे बच्चे शिरकत करते हैं, उसने भी शिरकत की। किसी टीवी चैनल में? जी, किसी टीवी चैनल में? नहीं, जैसे कोई शो होता है, ये अब मुझे नहीं पता वो टीवी चैनल का था या कहाँ का था, कोई शो था कोई। ओके। और उस किस्म के शो आपको पता टीवी पे ही चलते होते थे, इधर उधर चल रहे, और टीवी भी एक ही था, पीटीवी था। बिल्कुल। तो ये बात मैं आपको बात बता रहा हूँ 1970 से पहले की। ठीक हो गया। तो उस क्विज शो में इन्होंने सवालों के जवाब कुछ इस अंदाज से दिए और इतने एतमाद से दिए कि वहाँ बैठे जो कुछ लोग थे उनको इनकी ये अदा भा गई और उन्होंने ये सोचा कि इस लड़की को परफॉर्मर होना चाहिए, इस टीवी स्क्रीन पर इसको काम करना चाहिए। अरे वाह। तो फिर अनवर कमाल पाशा के दामाद यावर हयात, जो एक बड़ा नाम है पीटीवी में, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, कमाल किस्म के और क्रिएटिव आदमी थे, बहुत ज़हीन आदमी थे। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया, वो पीटीवी पर लेकर आए। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि पीटीवी की जो असल तारीख है, जो उरूज की तारीख है, वो 1970 से लेकर 1980 तक की है। ये 10 साल पीटीवी के उरूज के साल हैं। और उस वक्त नया पीटीवी आया था। इससे पहले लोगों के पास या स्टेज था या थिएटर था या फिल्म थी, ऐसा ही था, टीवी का ड्रामा नहीं था। तो 1964 में टीवी लॉन्च हुआ और तरक्की करते करते 1970 से ड्रामे शुरू हुए और 80 तक के जो ड्रामे हैं, जिनके बारे में मैं किसी पॉडकास्ट में ये कह चुका हूँ कि ये वो ड्रामे थे जिन्होंने हिंदुस्तान की पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। तो उस अरूज के ज़माने में जो घरों में घुस गया शोबिज़, उससे पहले घर में शोबिज़ कम था। मसलन हमारी फैमिली, उसमें मैंने फिल्म देखी है, मेरा फिल्म से इंटरेस्ट है, लेकिन घर वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं। जैसे आप इधर आ गई और घर वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जब टीवी आया तो उसके ड्रामे घरों में चलने शुरू हुए। अच्छा। तो औरतें भी और बच्चियां भी और बच्चे भी वो टीवी देखना शुरू हो गए। तो शोबिज़ वहाँ इंट्रोड्यूस हो गया और घर में घुस गया। अच्छा, फिल्म से ये हटके था। फिल्म में उछल कूद भी थी, फिल्म में गाने भी होते थे, फिल्म में लड़ाइयाँ भी होती थी और फिल्म में फसाद भी होते थे, ब्लास्टिंग भी होती थी, बदमाशी भी होती थी, क्लाशनकोव भी, गंडासे भी, ये वो। टीवी ड्रामे में ये सब कुछ नहीं था। हाँ। टीवी ड्रामे में औरतों से और घर से मुतल्लिका मामलात पर ड्रामे लिखे गए। हाँ। क्योंकि राइटर को और प्रोड्यूसर को पता था कि ये घरों में देखे जाएंगे, इस पे टिकट नहीं होगा, ये स्क्रीन पर नहीं चलेगा। तो उन्होंने घर वालों की ज़रूरियात को, बच्चों के मसाइल, सास के मसाइल, बहू के मसाइल, सौकन के मसाइल, भाभी के मसाइल, बाप के मसाइल, औलाद के मसाइल, इन मसाइल पर घरेलू मसाइल जो थे, ठीक है। तो उससे पीटीवी जो था एकदम बूस्ट कर गया। हाँ। घरों में मतलब है, बाकायदा औरतों ने मेहमानों को अगर आना है तो उनका नहीं आज टाइम तो मतलब ड्रामा चलना, हाँ ये ऐसी नहीं मिस करना। तो यहाँ तक बात चली गई। इस डिटेल की वजह मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि एकदम लड़कियों के अंदर एक मोटिवेशन हुई आर्टिस्टों को देखकर स्क्रीन पर, अपने घरों की स्क्रीन में। वो लड़कियां जो फिल्म भी नहीं देखती थी, सुनती थी, कोई लड़की फिल्म देखती होगी, लेकिन टीवी ड्रामे सब ने देखने शुरू किए। तो जब टीवी ड्रामे सब ने देखने शुरू किए तो उन्होंने कहा कि ये मैं भी करूँगी। फिल्म का कभी ख्याल नहीं आता था, क्योंकि फिल्म तो देखना भी जुर्म था। टीवी ड्रामे चूँकि माँ भी देखती थी, बाप भी देखता था, भाई भी देखते थे, बहनें भी देखती थी, तो वो अच्छा समझती थी सबको। तो हर लड़की के अंदर एक मोटिवेशन है कि मुझे ड्रामे में जाना चाहिए टीवी पर।
और उस दौर में हर टीवी आर्टिस्ट जो लड़की थी जिसके अंदर फनकार था, उसकी पहली चॉइस ये होती थी कि मैंने पीटीवी पे काम करना। फिल्म में उसको अगर काम किया जाता था वो इनकार कर देती थी। इसका मैं खुद गवाह हूँ। मैं खुद, हाँ जी, देखा नहीं, मैं खुद गया था अपना एक लड़की के पास जो ये हमारे मुद्दे का रोल किया, उनकी वालदा थी, तो मैं उनके पास गया और उनसे मैंने कहा, मैं अभी फौरी तौर पर मेरे जहन में नाम नहीं, बड़ी मशहूर आर्टिस्ट है, तो मैंने उनसे कहा मेरी ख्वाहिश है कि आप हमारी फ़िल्म में काम करें। अलहमरा में एक फंक्शन था, उसमें आई थी, तो उन्होंने कहा सारी मैं फ़िल्म में काम नहीं करूँगी। तो इसी तरह और भी लड़कियों को हमने अप्रोच किया, तो उन्होंने यही कहा हम फिल्म में काम नहीं करेंगे। मतलब कि ख़वातीन का फुकदान था फिल्म इंडस्ट्री जब फिल्म इंडस्ट्री में फुकदान था और हमें ज़रूरत थी, लेकिन लड़कियां नहीं आई। अच्छा, ये एक अलग बहस, इसको छोड़ दें। ठीक है, ये डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये अर्ज जब लड़कियों में पैदा हुई, तो वो जो लड़कियों के दरमियान आगे बढ़ने का एक कंपटीशन होता है जिसे रश्क कहते हैं, अगर रश्क बढ़ जाए तो हसद कह ले, वो उरूज पे चला गया। ओके। हमारी इंडस्ट्री में भी ये रश्क होता है, लेकिन हसद नहीं होता। हसद इसलिए नहीं होता कि 20 फिल्में बन रही होती हैं, उधर भी बन रही होती है, उधर चलेगी, इधर चलेगी, मेरी फिल्म में काम कर रही है, आपकी फिल्म में काम कर रही है। पीटीवी पे ड्रामा एक बनता होता था उस वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा, या 2 शुरू हो जाते थे। तो उस महदूद इंडस्ट्री में बेपनाह शोहरत हासिल करने के बड़े मौके थे। तो हसद का जो जज्बा था वो उरूज पे था, वो उरूज पे चला गया। उस हसद ने भी मुश्किलात पैदा की जिस लड़की के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, रूही बानो के लिए। अच्छा। क्योंकि रूही बानो उन पायोनियर लड़कियों में थी जिन्होंने स्टार्ट में इस पीटीवी पे काम किया। तो काम किया और फिर ऐसा काम किया कि अपने पहले ही ड्रामे से वो पूरे घरों में एक सुपरस्टार बन गई। पहला ड्रामा कौन सा था उनका? जो सबसे मशहूर ड्रामा था किरण कहानी था, फिर ज़रद गुलाब आया, फिर दरवाज़ा आया, फिर फूलों वालों की सैर आई, और फिर कांच का पुल। बड़े बड़े ड्रामे, मतलब है उन्होंने 50 के करीब ड्रामे किए। 50 के करीब, माशाल्लाह। लेकिन इन ड्रामों ने रूही बानो की जो शख्सियत थी और उसके अंदर जो मतानत थी चेहरे पर, और एक संजीदगी भी थी, और जो ड्रामाई अंदाज उनका था मकालमा बोलने का, वो चूँकि माहिर नफ्सियात भी थी, तो वो जो अपने सामने एक्टर था उसको उसी हिसाब से देखती भी थी कि वो फील ले आती थी। लिहाजा उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो सबसे अलग थी और सबसे ज़्यादा निखरी हुई थी और सबसे ज़्यादा कैची थी, यूनिक थी, अट्रैक्टिव थी। ओके। इसलिए मैं अगर ये कहूँ कि रूही बानो एक अहद का नाम है तो गलत नहीं होगा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि रूही बानो एक एकेडमी का नाम है, ख़ास तौर से पीटीवी के लिए। बड़ी बात कर दी आपने, माशाल्लाह। तो इस शोहरत ने उसको बुलंदियों की आसमान पर पहुँचाया, और खूबसूरत भी थी, और अच्छे घराने से लोग, पढ़ी लिखी, समझदार, और फिर सुपरस्टार। फिल्मों में भी काम किया उन्होंने, 4-5 फिल्मों में भी काम किया, और बेहतरीन काम किया। अनाड़ी में काम किया, इंसान में काम किया, फरिश्ता में किया, ज़मीर में किया, तेरे मेरे सपने में किया। क्या बात है। और जो सामने आर्टिस्ट थे उनमें सुधीर जैसे आर्टिस्ट भी थे, वहीद मुराद जैसे थे, रज़ा मीर जैसे थे, बहुत लोग थे। तो लो हर जगह मनवाया। उसकी वजह थी कि वो लड़की थी ऐसी कि अच्छा उसके पास डेट्स नहीं होती थी। आप यकीन करें कि जो प्रोड्यूसर उसको लेना चाहते थे अपने ड्रामों में, वो कई महीने वेट करते थे उसकी डेटों का, 6 महीने, 7 महीने, साल। इतनी डिमांड थी उनकी? इतनी डिमांड थी, और लोगों की ये डिमांड होती थी। फैमिलीज आती थी, बड़े बड़े लोग आते थे, उनकी दावत करते थे, खाने पे बुलाते थे। मकसद क्या होता था, अपनी फैमिली के साथ उनकी तस्वीर लगाते थे, खींचते थे और दीवार पर लगा देते थे। और आने वाले मेहमान के लिए ये उनका एक प्लस पॉइंट होता था कि रूही बानो हमारे घर आई थी। फखर का बाइस होता था कि रूही बानो हमारे घर आई थी। उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना और उसके साथ इंटरव्यू लेना या उनके साथ बातें करना, ये एक फ़ख्र की बात थी। इसकी भी मैं वजह बताऊँगा कि ये डिटेल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। और फिर उन्होंने घर भी बना लिया। गुलबर्ग में, गुलबर्ग जैसे पोश एरिया में उन्होंने घर भी बना लिया, पैसे कमाए। फिर उन्होंने पसंद की शादी भी की, जबरदस्त पसंद की शादी की, और बच्चा भी हो गया, माशाल्लाह। अली नाम रखा बच्चे। अच्छा। लेकिन वो जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि शोबज़ की लड़कियाँ, और अपनाते वक्त मैं हर मर्द से ये दरख्वास्त करता हूँ कोई खुदा के लिए, उनको उनकी लाइफ होती है, जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं,
या जो उनकी तरजीहात होती हैं उनको उनके साथ कबूल करो। तो इस फील्ड में आपके बेशुमार वाकिफ़ होंगे, बेशुमार फ़ैन होंगे, और आपके माहौल के अंदर तो जो होंगे सो होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो बाहर से भी होंगे, आपसे ऑटोग्राफ लेने के बहाने आएंगे, आपसे मिलने, वो इतनी सेल्फी उनकी लेने के खुशी, लिए आ सेल्फी सकते हैं। ले लेंगे, कुछ भी होगा, आपकी तस्वीरें आपके साथ बनाकर वो उनके घरों में होंगी। अब कोई आपसे शादी करता है तो उसको ये बातें जहन में रखनी चाहिए ना, पहले यही वो जगह होती है जहाँ से गड़बड़ शुरू होती है। ओके। कि हंसी वाली पहले जो बातें करती थी वो आप देखते थे, वो आप बर्दाश्त कर गए, आपने कबूल कर लिया। क्या आपने इस लड़की को इसलिए लिया, इसलिए शादी की कि सारे माहौल से कट ऑफ कर दे? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। एक लड़की इसने तो कुर्बानी देती है ना, कि जिस वक्त वो किसी मर्द के पास जाती है तो वो गलियां छोड़ देती है जहाँ वो खेली, वो छत छोड़ देती है जहाँ वो पैदा हुई, बाप को छोड़ देती है, माँ को छोड़ देती है, भाइयों को छोड़ देती है, बहनों को छोड़ देती है, सहेलियाँ छोड़ देती है। बिल्कुल। मर्द तो कुछ नहीं ना छोड़ता उसके लिए, मर्द तो अपने घर में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो लड़की उस घर में उस शौहर से हर वो प्यार मांगती है जो प्यार वो मिस करके आई है या छोड़ के आई है। उसको बाप का प्यार भी चाहिए, वो शफकत भी चाहिए जो बाप की थी, वो माँ का एहसास भी चाहिए जो माँ करती थी, उसको बहनों की वो प्यार और कुर्बानी भी चाहिए, भाइयों की भी वो अदा चाहिए। भाई बहन की हर ख्वाहिश पूरी करते थे, वो कहते हाँ मैं मेले पे जा रहा हूँ या मैं शहर जा रहा हूँ, मैं क्या लाऊं, तो बहन जो कहती थी वो लेकर आते थे। ये सारी चीज़ें मर्द को सोचनी चाहिए, उसके लिए इसी तरह गिफ्ट लाने चाहिए, उसी तरह उसकी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए, उसी तरह उसके साथ राज की बातें करनी चाहिए जैसे बहनें करती हैं, उसी तरह उसको एहसास करना चाहिए जैसे माँ करती थी कि अगर सर में दर्द है तो फ़ौरन सर पकड़ ले, भाई क्या हुआ, बुखार हुआ तो फ़ौरन दवाई ला कर दो। जब आप उसे इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो मर्द, आपके पास तो माँ भी, आप उल्टा ये ड्यूटी लगा देंगे कि मेरे माँ के पाँव दबाओ, मेरे बाप का ये करो। मर्दों को ये सारे प्यार अपनी बीवियों को अगर देंगे तो आप यकीन करें कि कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी इख्तलाफ नहीं होगा, कभी अलहदगी नहीं होगी और हमेशा वफादार रहेगी। ये डिटेल मैंने आपको क्यों बताई, इसलिए बताई कि रूही बानो के शौहर ने उनसे अलहदगी इख्तियार की, इसलिए कि वो शोबिज़ में थी। मैं कन्फर्म है कि इख्तलाफ कुछ इस छोटी छोटी बातों से हुआ होगा, क्योंकि रूही बानो अपने आला करदार के साथ जिंदा रही, कोई उसने गंद नहीं घोला, कोई उसने ऐसी हरकत नहीं की जो कंट्रोवर्शियल, कोई स्कैंडल नहीं बना, कोई उसकी ऐसी तबीयत नहीं थी कि इधर देख या उधर देख। वो एक शौहर की थी तो एक शौहर की थी, तो इख्तलाफ तो हुई इन छोटी छोटी बातों से, ये कन्फर्म बात है। अलहदगी हो गई, ये उसकी पहली बदकिस्मती कह लें, पहला धक्का कह लें, या पहले धोखा कह लें, या पहला जख्म कह लें। अब मैंने आपको बताया कि लड़की जो होती है, जो खास तौर से माहिर नफ्सियात हो जी, वो बड़ी गहराई तक जाती है, तो वो जख्म खाकर कितना अरसा यही सोचती रही कि मेरा शौहर मुझसे क्यों अलग हुआ, मेरे अंदर क्या कमी थी, मेरे से क्या हुआ, मेरे से कौन गलती हुई, कैसी गलती होगी। ये सोचते सोचते उसको एक नई बीमारी लग गई जिसका इंकिशाफ मैं बाद में करूँ। ठीक हो गया। अब उसने, हमारे नफ्सियात थी तो खुद ही अपना इलाज तजवीज़ किया कि मेरे ख्याल है मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा। हाँ, ये जो मुझे एक मेरा अदम तहफ़्फ़ुज़ हो गया है, हाँ। तो अगर मैं दूसरी शादी कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा, शायद ठीक हो जाए, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसी लड़कियाँ हमारे नफ्सियात पर माँ बाप लेकर जाते हैं, हमारे नफ्सियात के पास कि इसका शौहर की डेथ हो गई या शौहर अलग हो गया, तो वो उनको समझाती हैं और कहती हैं आप दूसरी शादी कर लें। दूसरी शादी कर ली, बदकिस्मती, बैड लक, अल्लाह की हिकमत ये वही जानता है, लेकिन दूसरी शादी भी नाकाम हो गई। अब एक लड़की जो माहिर नफ्सियात भी हो, अपना इलाज करना भी जानती हो, अगले मर्द को या दूसरे आदमी को डील करना भी जानती हो, और उसकी नफ्सियात और उसकी बॉडी लैंग्वेज से वाकिफ़ होकर जवाब देने की सलाहियत भी रखती हो, उसकी दूसरी शादी भी नाकाम हो जाए तो उसके बाद ये जो ज़ख्म है ये फिर नासूर बनना शुरू हो गया। तो उसके अंदर ये चीज़ डेवलप हो गई कि मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूँ। साफ ज़ाहिर यही होती है ना, दुनिया यही कहती है, मर्द को तो कसूर कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देता। वो कहते हैं कि इसी का कसूर होगा, हालांकि मैं उसको नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी हिस्ट्री से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ, मैं हलफ दे सकता हूँ कि उस लड़की में कोई किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गलती नहीं थी,
गुफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, गुफ्तगू में तलख हो सकती है, अपने शौहर से लड़ाई कर सकती है, सवाल और जवाब में तेज़ हो सकती है, उस पर क्योंकि वो माहिर नफ्सियात जैसे जैसे हो सकता है पाबंदियाँ लगा सकते हैं खावन पर शक कर सकती है, हर बीवी करती है। तो इन बातों से तो हो सकती है इख्तलाफ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसकी शादी नाकाम होना, ख़ास तौर से पढ़ी लिखी माहिर नफ्सियात आलमी शोहरत याफ्ता लड़की। अब देखें ना, जिसको सारी दुनिया चाहने वाली हो, उसको एक मर्द चाह के छोड़ दे तो उसके लिए तो ये मौत है ना। कि कमी तो नहीं थी, कोई चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी, शादी की ऑफर करने वालों में कोई कमी नहीं थी। तो ऊपर नीचे 2 शादियां नाकाम हो गई और इस चीज़ ने उसको तन्हा कर दिया। अब जब तन्हा कर दिया और दुख दर्द के वो साथी जो उसके साथ थे वो भी न रहे और उसके छत भी न रही, तो वो मेरा एक मकालमा है कि बाप जो है ना, वो छत होती है बीवी के लिए या औरत के लिए। उस छत के नीचे वो तहफ़्फ़ुज़ के साथ और बड़े एतमाद के साथ चलती है और खेलती है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, सही होता है। औलाद जो होती है वो उसके पाँव की ज़मीन होती है, ठंडी ज़मीन जिस पर वो सो कर सुकून लेती है। बिल्कुल। मर्द और औलाद में फ़र्क क्या है? मर्द औरत को बाहर से देखता है, हाँ। औलाद माँ को अंदर से देखती है। क्या बात है, खूबसूरत। क्योंकि वो अंदर से आती है, अंदर को देखती है। और माँ भी अपनी औलाद को उसी जज्बे से देखती है जिस जज्बे से उसने पैदा किया होता है। तो अब उसने ये सोचा कि मेरी तन्हाई का सासी, मेरी छत या मेरे सर पर जो छत ख़त्म होगी, 2 दफ़ा मैंने रखी, अब वो सिर्फ मेरा बेटा अली है। उसने अपनी तमाम ज़िंदगी की ख्वाहिशात, अपनी तमाम एहसासात, अपनी तमाम मोहब्बत और अपने तमाम ऊंच नीच सब अली के साथ मुंसलिक कर ली, जैसे हर माँ करती है। हर माँ करती है, लेकिन इसने थोड़ा ज़्यादा किया। हर माँ का देखे फ़र्क होता है। हर माँ के पहली बात तो ये है कि हर माँ का तलाक नहीं होती, हर माँ 2 दफ़ा मुतलका नहीं होती, हर माँ का एक बेटा सिर्फ नहीं होता, बेटी भी होती है, कोई ये होता है, वो होता है, फलां होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका तो कुछ भी नहीं था ना, एक बेटा था, उसी की साथ इसने सारी चीज़ें लगा ली और मुतमईन हो गई, बड़ी खुश हो गई। और बेटा जो था वो भी इसके साथ ऐसे डील करता था जैसे दोस्त डील करते। और बेटा माशाल्लाह समझदार था और उसको पता था कि मेरी माँ का दुख क्या है। उसको अपनी माँ के दोनों ज़ख्मों का पता था, पहले का भी और दूसरे का भी। तो वो अपनी माँ को हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ देता था और ख्याल रखता था। और माँ मुतमईन हो गई और रूही बानो मुतमईन होकर फिर काम करती रही और काम उरूज पर चला गया उसका, फिर फिल्मों में भी आना शुरू हो गई। तो उम्र के उस हिस्से में पहुंच गई रूही बानो जिस हिस्से में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फिर एक तहफ़्फ़ुज़ की या औलाद की, क्योंकि उस वक्त वो तकरीबन 50 को प्लस हो गई। ठीक हो गया। तो उस वक्त उनका बेटा जो अली था वो आँख का तारा बन गया ना, फिर तो जैसे वो होता है ना, हथेली का फोड़ा कह ले। जी। तो हंसी खुशी में जाते जाते एक 2005 की शाम थी, घर से निकला किसी काम के लिए अली, ठीक है, और फिर वापस नहीं आया, जिंदा वापस नहीं आया, डेथ हो गई, उसको कत्ल कर दिया गया। ओह माय गॉड, किस बुनियाद पे? अब ये एक मुहिम्मा ऐसा है जिस मुहिम्मे को मैं कहता हूँ आगे भी मेरे एक मैंने पॉडकास्ट में कहा था कि हर मशहूर आदमी के साथ होने वाले हादसे जो होते हैं उनके मुताबिक मुख्तलिफ दास्तानें जन्म लेती हैं। हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन हर आदमी गलत सोचता है, अक्सर हकीकत कुछ और होती है। अब उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने जो रिपोर्ट दी वो ये रिपोर्ट दी कि इसको मोबाइल इससे छीना गया, इसने मुज़ाहमत की और उन्होंने इसको गोली मार दी। अच्छा, ये बात करीने क़यास भी है, मानी भी जा सकती है। अब इसके बारे में हज़ारों बातें और भी आप कर सकते हैं कि किसी को रूही बानो हो सकता है कि बेटा रुकावट हो किसी चीज़ में कि अपनी माँ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो किसी ने इस रुकावट को ख़त्म कर दिया हो, या किसी ने हसद की वजह से, या किसी ने हसद की वजह से मार दिया हो, ये अल्लाह की रात बेहतर जानती है। लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि वो सारा कुछ मरकज़ उसका वो बेटा था और वो भी चला गया। जब वो भी चला गया तो आप यूँ समझ लें कि एक तूफ़ान आया जिस तूफ़ान में बह गई, जिसका नाम था रूही बानो। अब वो तूफ़ान था, वो सैलाब था, वो भूचाल था, वो ज़लज़ला था, ज़मीन जो थी नीचे थी, जिस ज़मीन पर वो चलती थी सोती थी, जो औलाद के होती है
वो ज़मीन भी चलेगी, छत पहले नहीं थी तो कहाँ चलती वो उदास होकर, गमगीन होकर, तन्हा होकर रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। अच्छा, कि खुदा के लिए मेरे बेटे के कातिल दे दो। तो कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और दुख और दर्द मुझे इस बात का है, जिस बात जो मैंने आपसे कहा था कि आज मैं उदास हूँ, हाँ। कि रूही बानो वो एक कागज़ पर लिख कर कतबा कि खुदा के लिए मेरे बेटे के कातिल बताओ कौन है, ओए होए। लेकर सड़कों पर आ गई। अच्छा, सड़कों पर आ गई, घूमती रही। और दुख और दर्द की बात यह है, समीरा जी के लोग उसको भिखारी समझते थे। ओ माय गॉड, कि भिखारी शायद समझने हाँ लग जी, गए? कि ये कुछ लिख कर कुछ लेना चाहती है। ओ माय गॉड, तो लोगों ने पहचाना नहीं कि ये रूही बानो साहिबा हैं? जिस हाल में वो आई, जो हादसे उसके साथ गुजरे, हम्म। वो रूही बानो जो स्क्रीन पर लोग देखते थे, जी। वो रूही बानो जिसकी तस्वीरें लगाई हुई थी उन्होंने दीवारों पर, वो रंग रूप रूही बानो का ख़त्म हो गया था। खत्म हो गया था। वो बेटा अपने साथ ले गया। ओए होए। वो जिस तूफान में बह रही थी उस वक्त, और जिस पाँव के उसके जो भौचाल आ रहे थे, हाँ। वो संभल नहीं पा रही थी। उसकी कहाँ शक्ल सूरत रहती। और अगर किसी ने पहचाना भी, और बेशुमार लोगों ने पहचाना होगा, ऐसे तो नहीं होता कि कोई ना पहचाने, लेकिन वो ये सोचकर पास से गुजर गए कि इससे हमारा क्या लेना देना। अब आप सोचें कि उनके पास से वो भी गुजर जाते थे गाड़ियों पर, जिन्होंने उसके घर में दावत की थी, बुलाया था बड़े फ़ख्र से और तस्वीरें लगाई थी। और वो भी गुजर गए जो ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसते थे। वो भी गुजरते रहे जो उसकी डेटें लेने के लिए एक एक महीना इंतज़ार करते रहे। और वो भी गुजर गए जिन्होंने उसकी फिल्में देख देख कर अपनी ज़िंदगी बनाई या अपनी संवारे या मोटिवेशन लिया। वो भी गुजरते रहे। किसी शोबिस के साथी ने भी कोई साथ नहीं किसी दिया? शोबस के साथी ने साथ नहीं दिया। मुझे यही तो दुख है। जिस वक्त वो मर गई 2019 में जब उसका इंतकाल हुआ, तो एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने अफसोस का इजहार किया। एक लंबी फहरिस्त, बड़े बड़े नाम उस शोबस के लोगों के, ख़ास तौर से जी। तो मुझे कितने, मैं अब क्या कहूँ कि जब इंसान जिंदा होता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि तुम कैसे जिंदा हो। जब मर जाता है तो ये सारे ही पूछते हैं, यार मर कैसे गया, अफसोस करते हैं उस वक्त। तो वो मैंने आज से बहुत अरसा पहले एक मकालमा लिखा था, आज मुझे याद आता है जी। कि हम हुब्बल वतनी भी याद करते हैं, लेकिन बांग्लादेश बन जाने के बाद हम लोगों को नज़र के चश्मे भी खैरात करते हैं, लेकिन आंखें छिन जाने के बाद हम हक और सच की पहचान भी कर जाते हैं, लेकिन करबला में कत्ल हुसैन के बाद। और हम अफसोस भी करते हैं अपने लेजेंड्स लोगों के लिए, लेकिन उनके बर्बाद हो जाने के बाद। मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ। मैं तो खैर उस वक्त टीवी इंडस्ट्री से मुतल्लिका ही नहीं था, मेरा शोबे से था। जो उसका अरूज का दौर था वही मेरा अरूज का दौर था। मैं अपनी फिल्मों में मसरूफ़ था, उसका हमारे से ताल्लुक़ भी नहीं था। और फिल्म और टीवी के दरमियान एक फ़ासला भी था। वो फ़ासला तकरीबन आज भी कायम है कि फ़िल्म की लड़कियां वो टीवी पे नहीं जाती थीं और टीवी की लड़कियां फिल्मों पे नहीं आती थीं। और हक तो उन्हीं का था ना जिनके साथ उसने वक्त गुजारा, काम किया। लेकिन खैर जिनका हक नहीं था उनमें मैं भी शामिल था, हमें भी सबको जाना चाहिए था, लेकिन हम तक वो खबर नहीं पहुंच सकी। कम से कम मैंने नहीं सुनी, मैंने तो फिर अखबारों में पढ़ा। फिर जब उसकी ज़िंदगी को खंगाला तो फिर अपने आप को भी कोसा कि काश मैं ही ये काम कर गुजरता, मैं ही उसके कुछ काम आ जाता, मैं ही उसके इलाज के लिए कुछ कर गुजरता। क्यों कि आखिरकार वो अपने बेटे के उसे दुख में कातिल तलाश करती करती अक्सर सड़कों पर सो जाती थी। अच्छा जी, अपने घर नहीं जाती थी, बाहर नहीं सड़कों पे जाती सोती थी। और जब वो, क्योंकि इतनी वो पुरखतर ज़िंदगी उसकी कि उस पर एक कातलाना हमला भी हुआ, और हमला किया उसके बेटे के दोस्त ने। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हाँ जी, कातलाना हमला, ये कयामत भी टूटी। ये क़यामत भी टूटी। तेज़ धार आले से हमला किया, उसके ज़ख्म आए तो कांधे पे और चेहरे पे, लेकिन वो जानलेवा ना साबित हो सके, बच गई वो। तो लिखा है कि वो जो खबर आई कि इसके दोस्त का भाई, इसके बेटे का दोस्त था तो जिसने हमला किया, और
वजह हमला करने की ये थी कि वो कहता था कि घर बेच दो, तो उन्होंने घर नहीं बेचा। अब ये मुझे नहीं पता कि उसने घर बेचने का, वो खुद खरीदना चाहता था, गुलबर्ग में था वो घर, हाँ जी। खुद खरीदना चाहता था या कोई और वजह थी, आई डोंट नो। लेकिन ये तय है कि हमला उसके बेटे के दोस्त ने किया। बड़े अफसोस। फिर इसके घर में डकैती, उसके पास 10 लाख रुपए की उस दौर में जमा थी रकम। ये आखिरी जमा पूंजी थी जो उन्होंने अपने रखी हुई थी कि भाई मैं करूँगी, और वो भी डाकू आए और लूट कर चले गए। ओए होए होए होए। मैं जब इसकी पूरी ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र याद आता है कि अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लेने के लिए 18 साल उनको बीमारी में रखा। तो एक पैगंबर की तो इतनी मुसीबतें नाज़िल करने की वजह समझ आती है कि अल्लाह ताला दुनिया को सब्र सिखाना चाहता है, और अपने पसंदीदा बंदे के ज़रिए एक रूही बानो जैसी कमज़ोर लड़की पर इतनी मुसीबतें टूटना, इस तरीके से उसका लूटे जाना, हर लिहाज से मोहब्बत भी लुट गई, दौलत भी लुट गई, माल भी लुट गया, औलाद भी लुट गई, खामन भी चला गया, दोस्त भी चले गए, रिश्तेदार भी चले गए, और कोई करीब नहीं आया। वो जो तरसते थे उससे मिलने के लिए वो सब चले गए। और रूही बानो फाउंडेशन हाउस में चली गई, जिसको खैराती अस्पताल आप कह सकते हैं, फाउंटेन हाउस, जहाँ उसने इलाज अपना किया। उसको कोई बीमारी लग गई और वो बीमारी थी ज़हनी बीमारी, हाँ जी। तो उसका इलाज वो करवाते रहे, लेकिन वो इलाज कहाँ से होता, वो इलाज नहीं हो सका। वो बीमारी बढ़ती 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 आखिरकार फिर गिर पड़ी और उसको गुर्दों की बीमारी भी हो गई। फिर वो टर्की पहुंची, उसको किसने पहुंचाया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि उसकी एक बहन रुबीना यास्मीन थी। अच्छा। 10 साल तो उसको अस्मा अब्बास ने अपने पास रखा, वो उसकी सहेली थी। अस्मा अब्बास साहिबा हाँ, ने 10 साल संभाला उसने बड़े प्यार से। लेकिन उसके बाद उसकी भी हिम्मत जवाब दे गई, या उसके बाद वो ऐसी बीमार हो गई, हो सकता है बैन लेगी, वो टर्की पहुंच गई कि इलाज के लिए, वहाँ गुर्दों का इलाज होता रहा, और फिर 10 दिन वो कोमे में भी रही, वेंटिलेटर पर, मतलब है वो मसनूई सांस के साथ। और आखिरकार 25 जनवरी को ये ऐलान कर दिया गया कि दुनिया में अब रूही बानो नहीं रही, हर मुसीबत से आज़ाद होकर वो इस दुनिया से चली गई। अब आप देखें कि एक ऐसी लड़की जिसके पास प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी था, जिसके पास लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी था, जिस पास ग्रेजुएट अवार्ड भी थे, निगार अवार्ड भी थे, और तारीफ़ों के पुल बांधे हुए मज़ामीन भी थे, और उसका काम भी पीटीवी पर, इधर वो भीख मांग रही थी और उधर उसके ड्रामे चल रहे थे जो लोग देख रहे थे। सवाल मेरा हुकूमत पाकिस्तान से भी है कि क्या जिनको आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देते हैं, आप वो अखबार नहीं पढ़ते जिस अखबार में ये लिखा था कि वो अपने बेटे के कातलों का तलाश करते हुए सड़कों पर घूम रही है? क्या आपने अखबारों में ये नहीं पढ़ा कि वो भूख प्यास से ढाल होकर सड़कों पर गिर पड़ी, सो गई? क्या आपने वो तस्वीर नहीं देखी जो आज भी महफूज है अखबारों में, जहाँ वो बासी खाना एक गली में बैठी हुई खा रही है? तो उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं किया? क्यों कोई ऐसा फंड नहीं है जिस फंड के एवज जो लेजेंड है, जिन्होंने इस मुल्क के लिए इतना कुछ किया होता है, जिनके ड्रामों से आपने करोड़ों या लाखों रुपए टैक्स लिए होते हैं, जिनकी वजह से आपके मुल्क का नाम बाहर जाता है, जिनकी वजह से आपके मुल्क की इज्जत होती है, उनके लिए आपके पास फंड क्यों नहीं है? आपके पास अपने हर एमपीए, हर एमएनए और हर एक के लिए फंड है। उनके लिए मुफ्त पेट्रोल भी है, मुफ्त बिजली भी है, मुफ्त गाड़ी भी है, मुफ्त टिकट भी है, मुफ्त खाना भी है, तनख्वाह भी है, और भी फैसिलिटीज़ हैं। वो करते क्या हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। करते क्या? सेलेक्ट होकर आते हैं, कुर्सी पर आकर सो जाते हैं, और आपके दिए हुए फंड खाकर करोड़पति बन जाते हैं। जिन लोगों से आप कमाते हैं, जो लोग इस मुल्क के लिए, ना इसके नाम के लिए नाम रोशन करते हैं, बाहर लोग जब उनको देवी कहते हैं, ये साथ बॉर्डर पार चले जाए, रूही बानो का पूछें, वो यूं हाथ जोड़कर कहेंगे वो तो देवी थी। उस देवी का हमने क्या असर किया? चलो मान लिया मेरे अंदर या आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप इसका इलाज के लिए कुछ कर सकें। हुकूमत पाकिस्तान के पास इतना तो फंड होना चाहिए यार। हम तो मुस्लिम कंट्री हैं, जिनको हम काफिर कहते हैं, जिनके साथ हम हर वक्त लड़ते हैं, जिनको अपना दुश्मन समझते हैं, उनके पास कभी जाकर देखो तो सही। मैं 79 में लंदन गया, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। तो एक बस मैनचेस्टर में हम सैर कर रहे थे, बस चलती थी, उसके ऊपर की छत नहीं थी। अच्छा। मैं और मेरी बेगम छत पर चढ़ गए, हमने टिकट ले लिया। मैंने कंडक्टर से कहा कि जहाँ ये बैठे हैं ना, यहाँ से फिर वापस यहीं उतरेंगे, इतना पैसे के टिकट दे दो। ठीक हो गया। पूरे मैनचेस्टर की सैर मकसद था हमारा करना।
हम चढ़ गए, हम आपस में बातें कर रहे हैं तो एकदम मैंने देखा जो एक फुटपाथ पर एक बस स्टॉप पर वो आदमी था, उसको मिर्गी का दौरा पड़ा अच्छा। और वो गिर गया। ओहो। जब वो गिरा है, आप यकीन करें वो बस जो है ना तो कुछ फासले पर जाकर रुक गई। अच्छा। रुकी तो वहाँ से कंडक्टर उतरा, हाँ। भाग के साथ वाली दुकान में गया, उसने फ़ोन किया। हम्म। वो फ़ोन किया, उसके बाद मैं और मेरी बेगम उतरे, हम बाद में पहुँचे वहाँ, और जो गाड़ी थी डॉक्टर की जी। वो एम्बुलेंस वो पहले आ गई, वो लेकर चली। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये इसे कहते हैं एहसास। इंसानियत। इस्लाम ने तो ये सिखाया था, बिल्कुल ये हम तो भूल गए, उन्होंने कर लिया। कर लिया। लिहाजा हमारे तो जितने भी रूही बानो हैं वो उनका यही अशुरता रहेगा। हाय हाय हाय। एक मिसाल छोड़ी उमर शरीफ को, वहाँ अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनके लिए आमीन। एम्बुलेंस मंगवाई और उनका बाहर इलाज करवाने के लिए भेजा, फिर रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन वही बात है ना कि चश्मे देते हैं आंखें छिन जाने के बाद। इलाज उस वक्त उनके होश आई जिस वक्त वो ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। बीमार तो अरसे से था जी। भाई। इस किस्म का कोई आदमी आपका लेजेंड कोई बीमार होता है तो आप खुदा के लिए उसी वक्त उसका इलाज करवा लें। आप इंतज़ार करते हैं कि इलाज हो जाए, फिर आप इंतज़ार करते हैं कि पब्लिक डिमांड करे, फिर आप इंतज़ार करते हैं उसके लिए अपीलें आएँ आपके पास, फिर आपको रहम आएगा। तो आप हर आदमी की बीमारी को अल्लाह की तरफ से अपील समझ लिया करें ना। जो आपके लेजेंड ना, आप उसकी अपील पर अमल करते, उसका वक्त पर इलाज करवाएं, इसका अजर तो आपको अल्लाह भी देगा ना। लेकिन आप जिन चीज़ों पर आप पैसे खर्चते हैं, अपने फ़ंड खर्च करते हैं और हमारे टैक्स खर्च करते हैं, उसका तो हिसाब लिया जाएगा आपसे। आप अगर किसी का इलाज करवा देंगे उसका हिसाब नहीं होगा, वो आपके अजर में जाएगा। अच्छा, वो भी दिखावे के लिए करते हैं, वो भी नंबर बनाते हैं ना कि हमने इसको ये कर दिया, हमने उसको वो कर दिया। तो ये इतने दुख और अफसोस होता है कि फिर रूही बानो से ज़्यादा कोई क्या करेगा इस मुल्क के लिए, क्या करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने ड्रामे किए, इतना नाम कमाया, इतनी खिदमत की, इतना सब कुछ किया और अच्छी ज़िंदगी गुजारी, बाकिरदार ज़िंदगी गुजारी। अगर 2 नंबर औरत होती, मुझे ये बताएं 2 नंबर औरतों को क्या पड़ी थी? अगर एक शादी कामयाब नहीं दूसरी कर लेती, दूसरी कर ली तीसरी कर लेती, ना भी शादी करती पैसों की भी रेल पेल होती है, पैसों कुछ कमी नहीं होती। रूही बानो ने तो ऐसे नहीं किया। उससे जो चीज़ छिन गई वो छिन गई। उसके पास उसने उसकी रिप्लेसमेंट नहीं सोची, उसने कोई 2 नंबर रास्ता इख्तियार नहीं किया। अल्लाह पे तवक्कुल किया, अल्लाह पे तवक्कल किया और सारी उम्मीदें अपने बेटे के साथ लगा ली। और जब देखा लोगों ने कि ये तो अपने बेटे के साथ मुतमिन हो गई, यार ज़िंदगी बिल्कुल ठीक गुजार रही है, तो बेटा भी छीन लिया। अब अल्लाह ने छीना तो अल्लाह ने। अब अगर वाकई उसने मार दिया जिसने मोबाइल छीना था बकौल पुलिस के, अगर यही सच है तो भी गलत है। तो भी तो गलत है। ये गलियों में जो गुंडे फिरते हैं ये ऐसे तो नहीं फिरते। मेरे से एक आदमी ने कहा था कि पुलिस को बताकर फिरते हैं। अच्छा। पुलिस को बताकर पैसे देकर जाते हैं, हमने इस गली में वारदातें करनी है, जरा इधर आपने नहीं आना। ओह माय गॉड। और ये मुझे सच बात लगती है। अगर किसी ने डाका मारना होता तो पुलिस को पहले पैसे देकर आता है कि इतने करोड़पति के आदमी के घर में जा रहा हूँ, ये 10 लाख तुम्हारा है, हम 2 से लेकर 4 बजे तक वारदात करेंगे, 2 से 4 बजे तक कोई फ़ोन नहीं सुनना, कोई पुलिस ना आए। और लोग आप देखें जब डाके मारते हैं बड़े सुकून से लूटते हैं। कोई पुलिस नहीं वाले नहीं आते, कोई घर वाला 15 पे कॉल भी करता होगा, कोई नहीं आता। तो ये भी तो जिम्मेदार आप है ना। बिल्कुल। हमारी जान, माल और आन, ये 3 चीज़ों की हिफाजत तो है आपके ज़िम्मे। उसके बदले हम हर लिहाज से टैक्स देते हैं। बिल्कुल। तो आप कम से कम ये तो ज़रूर करें। और अगर ये नहीं तो अगर इस मुल्क के अंदर मुर्दे उठाने के लिए फाउंडेशन बना सकता है ईदी, तो जो जिंदा मर जाते हैं लोग उनके लिए भी तो एक फाउंडेशन बना दो खुदा के लिए। वो गवर्नमेंट ही बना दे, कोई करोड़पति अरबपति आदमी है वही बना दे। एक अरबपति आदमी, आज मेरी रिक्वेस्ट है, जिसके पास खरबों रुपए हैं, वो अपने नाम के लिए, अपना नाम पैदा करने के लिए कितना इन्वेस्ट करता है। कभी चैनल पर इन्वेस्ट करता है, कभी एंकर्स को पैसे देते हैं, कुछ देते हैं, पत्नी क्या क्या लिफाफे तकसीम करते हैं। यार एक फाउंडेशन बना दो और वो फाउंडेशन सिर्फ उन लोगों के लिए हो जो लेजेंड है इस मुल्क के, वो खा आर्टिस्ट हैं, वो खा खिलाड़ी हैं, वो खा और किसी फील्ड में, कि वो जब बीमार हों तो उनका इलाज जो है वो हुकूमत पाकिस्तान कराए। मेरे राइटर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मोहम्मद कमाल पाशा, अनवर कमाल पाशा का बेटा, हकीम अहमद शुजा पाशा का पोता और यावर हयात का ब्रदर-इन-लॉ मोहम्मद कमाल पाशा पिछले 6 महीने से
बेड पर। ओए होए। हम 5 महीने तक कहते रहे, मिन्नतें करते रहे और रिक्वेस्ट करते रहे कि हुकूमत वक्त इसका इलाज करवाए। इलाज करवाए। आखिरकार उसके जो वारिस थे जी वो किसी से नहीं लेते थे पैसे। जी। आप यकीन करें, मैं उनके घर गया था, मैंने कोशिश की क्या मैं उनकी हेल्प के लिए कुछ करूं। तो मेरी बहन जो उनकी बेगम है उसने कहा कि भाईजान आप किसी आदमी से रिक्वेस्ट न करें, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दुआएं चाहिए। बड़ी बात। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, हम कर रहे हैं अल्लाह की रहमत से, बेशक महंगा खर्चा लेकिन हम कर रहे हैं। कर रहे हैं। लेकिन एक हद होती है ना, हद होती है। सफ़ेद पोशी सफ़ेद पोशी, वो ख़त्म हो गई। खत्म हो गई। ख़त्म हो गई तो फिर उन्होंने हॉस्पिटल में लेकर आए, सर हॉस्पिटल में, और फिर किसी के कहने पर कमरा उनको दिया गया और फिर 6 महीने के बाद 5 लाख रुपए का चेक दिया। मुझे ये बताएं 5 लाख रुपया कौन सी बीमारी का इलाज है इस दौर में, जिस दौर में अगर आप बीमार हो टेस्ट करवाते हैं 1.5 लाख रुपए की सिर्फ टेस्ट हो जाते हैं, दवाइयाँ बाद की बात है। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, अगर दे दिया तो बड़ी मेहरबानी उनकी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोग, मोहम्मद कमाल पाशा जैसे, या कोई खिलाड़ी हो जिसने नाम पैदा किया हो, कोई भी हो, इनकी ये नौबत ना आए, ये नौबत मांगने ना की आए नौबत कि ना उनके आए। मांगने की नौबत ना आए, किसी की सफ़ेद पोशी से ना खेलें। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो रूही बानो के घर में पता नहीं कितने अवार्ड हैं, कितने और वो बड़े घर अवार्ड। इस वक्त खंडर की सूरत कहते हैं बन चुका है। अच्छा। उसमें पता नहीं जिन रहते हैं या चुड़ैलें रहती हैं, चूहे रहते हैं। तो ये एक निशान इबरत है। बिल्कुल। तो मैं इसलिए कहा था कि ये एक अहद की कहानी है, ये एक तारीख है जुल्म की, ज़्यादती की, बेहिस्सी की, बेगैरती की, बेहयाई की, करदार कुशी की, हसद की। ये एक दास्तान है जिसको गौर से देखने और सुनने की ज़रूरत है। मैं अपने सामीन और मज़र नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के प्रोग्राम को सुनने के बाद एक काम ज़रूर कीजिएगा, अगर आपके मोहल्ले में कोई गरीब आदमी बीमार है उसका इलाज ज़रूर करवा दीजिएगा। जन्नत की ज़मानत आपको मैं देता हूँ। वाह वाह, क्या बात। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किस पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहेंगे ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।